Hello and welcome students to the digital class of बाल भारती पब्लिक इंटर कॉलेज। ये आपका सोशल स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो चलिए इस लेसन के बारे में आपको ये बता देते हैं कि इसमें आप क्या क्या किन किन टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। यहाँ पर जैसे आप ये देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है यू विल लर्न अबाउट, कि आप इन पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। पॉइंट्स क्या हैं? पहला पॉइंट है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या क्या हुआ था, क्या क्या खास बातें थीं। एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, कि नेशन की एक परिभाषा क्या है, नेशन किसको कहते हैं, उसके बारे में यहाँ समझेंगे। दूसरा टॉपिक है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कि नेशनलिज्म की किस तरीके से वहाँ पर कैसे उदय हुआ, कैसे बना, कैसे उसने शेप लिया यूरोप में। फिर है द एज ऑफ रेवोल्यूशंस, 1830 से 1848 के बीच में जो क्रांतियाँ हुई, जिसको कि एज ऑफ रेवोल्यूशंस कहा जाता है, क्रांतियों का दौर कहा जाता है। इस दौर में कौन कौन सी क्रांति, कैसे क्या हुआ, ये इसके बारे में जानेंगे। फिर है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, कि जर्मनी और इटली का निर्माण या कैसे ये देश बने। इसमें सब पॉइंट आएंगे, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी यानी जर्मनी का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ इटली यानी इटली का एकीकरण, कैसे एक देश में कन्वर्ट हुए ये दोनों, जर्मनी एंड इटली, जर्मनी एक देश, इटली दूसरा देश। फिर है विजुअलाइजिंग द नेशन, यानी किसी चीज़ की जो संकल्पना होती है, तो एक नेशन को लेके किसी के दिमाग में क्या संकल्पना हो सकती है, क्या एक इमेज हो सकती है, ये उसको खुद महसूस करना और लोगों को दिखा पाना, उसको विजुअलाइजिंग कहते हैं। कि हमारे मन में किसी चीज़ को लेके एक पिक्चर बने और वो हम दूसरों को उनके दिमाग में वो चीज़ डाल पाएँ। नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म, ये अगला टॉपिक रहेगा इसमें, जिसमें कि राष्ट्रवाद और राजशाही, इन दोनों का क्या तुलना इसमें बताई जाएगी, और इन दोनों सब्जेक्ट्स के ऊपर जानेंगे आप। और लास्ट में एग्ज़ामिनेशन बेस्ड असेसमेंट रहेगा, सारे क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज वगैरह। तो चलिए इसके बाद ये आपका जो जब यहाँ से आपका लेसन शुरू होगा, तो इसके जस्ट बाद आपको एक यहाँ पर पेंटिंग दिखाई देगी, जो कि फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरो ने बनाई थी। उन्होंने क्या किया था कि उस टाइम पे लोगों को जागरूक करने के लिए 4 पेंटिंग्स की एक सीरीज़ बनाई थी, और उसमें से जो एक पहला प्रिंट था, वो उसकी यहाँ पर पिक्चर आप लोग को देखने को मिलेगी, वो ये है। अब इस पिक्चर के बारे में जब हम समझेंगे तो हमको ये पहले इसका अध्ययन ये करना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में। पहले ये इसकी जो बनाने वाले, इनका नाम आपने समझ ही लिया होगा। यहाँ पर ये लिखा है फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरो, विजुअलाइज्ड इन हिज फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज ऑफ 4 प्रिंट हिज ड्रीम अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। यानी कि इस पिक्चर में, इस प्रिंट में उन्होंने किस चीज़ की कल्पना की है, क्या इनके दिमाग में है, वो है डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, कि आज़ाद लोकतांत्रिक जो देश हैं उनकी उन्होंने एक कल्पना की है, कि सारे देश लोकतांत्रिक हों, आज़ाद हों। लोकतांत्रिक का मतलब होता है वहाँ लोगों का राज होना चाहिए, वहाँ किसी एक राजा का या किसी ऐसे तानाशाह का या एक ही आदमी की चले, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस व्यवस्था को जहाँ पे किसी भी देश में इस तरह का शासन चलता हो कि जहाँ पर किसी एक पर्सन की बात चले, तो उसको जो है लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। जहाँ पूरे आम जो पूरी एक पब्लिक होती है, जब सारा मिल के उनका चुना हुआ प्रतिनिधि जो है डिसीजन लेता है उनके बिहाफ पे, उसको लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं। तो इस पिक्चर में उन्होंने इसी तरह के एक शासन प्रणाली या लोकतांत्रिक व्यवस्था को इमेजिन किया और उसको यहाँ पर उन्होंने दर्शाया हुआ है। इस पेंटिंग में, इस प्रिंट में बेसिकली 4 पार्ट में इसको आप समझ पाएंगे या समझना चाहिए आपको।
जैसे कि ऊपर का पार्ट ये यहाँ पर ये दिख रहा है, आसमान में कुछ आकृतियाँ, जिसमें एक तो ये पहचान में आ सकते हैं जैसे जीसस क्राइस्ट, और ये कुछ एंजल्स वगैरह हैं जैसे देवी देवता होते हैं, वो इसमें आसमान में दिख रहे हैं। दूसरा पार्ट है ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी। इस स्टैचू के हाथ में एक हाथ में मशाल है यहाँ पर, और ये दूसरे हाथ में नागरिकों के अधिकारों का एक तरीके से एक किताब कह लो या कुछ भी कह लो, वो एक हाथ में दी हुई है। तो उसमें उसका ये मतलब ये है कि एक हाथ में मशाल का मतलब है कि हम लोगों के जीवन में उजाला लाएं, उनका भविष्य उज्ज्वल रहे। और एक दूसरे हाथ में जो यहाँ पर बुक पकड़ी हुई है वो चार्टर ऑफ सिटीज़न है, नागरिकों के अधिकार या नागरिकों का संविधान जो देश किन उस पर चलेगा और नागरिकों के क्या अधिकार होंगे वो यहाँ पर दिखाया गया है इधर पर। और फिर तीसरा पार्ट है कि ये पूरा जो एक लोगों की ये इतनी रैली जुलूस जैसा ये चला आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक से पीछे से ये पूरा ये चला आ रहा है यहाँ से ऐसे में, ये आप देख रहे होंगे। तो ये जो लोगों का ये जुलूस चला आ रहा है, इसमें कई कंट्रीज़ के लोग हैं, यूरोप और अमेरिकन कंट्रीज़ के कई लोग हैं, और इसमें सबसे आगे यूएसए और स्विट्ज़रलैंड हैं, बाकी और फिर दूसरी और कंट्रीज़ हैं यूरोप की, जिसमें कि फ्रांस है, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, पोलैंड है, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रशिया वगैरह, ये सब लाइन से चले आ रहे हैं। और आगे यूएस, अमेरिकन और स्विट्ज़रलैंड के लोगों का ये सब अपने अपने देश के झंडे पकड़े हुए हैं, और इनका मतलब ये है कि इन्होंने सबसे पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था इनके यहाँ बहाल हो गई थी। इन्होंने राजशाही से या इनके यहाँ इनकी कंट्री में किसी ऐसे का शासन नहीं था कि किसी एक तानाशाह का या एक राजा का शासन हो। लोकतांत्रिक व्यवस्था सबसे पहले अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड में आ गई थी। तो ये यहाँ पर जो जुलूस है, इसको अमेरिकन फ्लैग और स्विट्ज़रलैंड के फ्लैग के साथ यहाँ के लोग लीड कर रहे हैं, और उसके बाद बाकी कंट्रीज़ के ये फ्लैग्स और ये सब लोग दिख रहे हैं, जिसमें कि फ्रांस, जर्मनी, इटली वगैरह, रशिया, इंग्लैंड, आयरलैंड वगैरह सारी कंट्रीज़ के लोग यहाँ पर दिख रहे हैं। तो मतलब इसका ये है। और यहाँ चौथा इसका जो पार्ट है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जहाँ से ये जुलूस या रैली टाइप की निकल के आ रही है, इनके सामने एक छोटा सा मैदान जैसा या एक जगह है जहाँ पर मलबा या कुछ अवशेष टाइप के पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें कुछ मुकुट और कुछ चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी हुई दिख रही हैं जो उन राजे महाराजाओं की हैं जो जिनका शासन ख़त्म करके और लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल करने के लिए एक इस पेंटर ने कल्पना की कि राजशाही ख़त्म होना चाहिए, नष्ट हो जाना चाहिए। तो जो चीज़ नष्ट हो जाती है उसके अवशेष बचे रह जाते हैं, जो जैसे अवशेष यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ये उस पेंटर की कल्पना थी। इस पेंटिंग से उसने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि सभी देश, वहाँ के लोग उठ खड़े हों और यहाँ पर वो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने अपनी श्रद्धांजलि, अपना सम्मान व्यक्त करते हुए निकलते हुए दिख रहे हैं। तो ये उसकी कल्पना थी कि लोग उठें, जागें और अपने अधिकारों के लिए इस तरह से यूनाइट होके और अपने अपने तरीके से एफ़र्ट करें, और एक ये जो लोगों का ये इन कंट्रीज़ में जो लोगों का रहन सहन है, वहाँ का राजशाही जो शासन है वो राजशाही ना होके लोकतांत्रिक हो जाए। और ये ऊपर ये इनका एफ़र्ट है। जब ये अपने एफ़र्ट से ऐसा कर लेंगे और ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने जो सम्मान दे रहे हैं कि मतलब जो ये सिंबल था कि रोशनी का और अधिकारों का, तो उसको ये लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और ऊपर से ये जो आसमानी फिगर्स हैं जिसमें जीसस क्राइस्ट और एंजल्स और ये सारे सेंट्स वगैरह हैं, इनके संत वगैरह हैं और फरिश्ते और ये जीसस क्राइस्ट वगैरह, ये इनको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये इस तरह से ये इस पेंटर की कल्पना थी। फिर इसके बाद ये इस पेंटिंग के बारे में ये सारा टेक्स्ट है कि इस पेंटिंग में क्या क्या चीज़ें दिखाई गई हैं, जो भी आपको बताई वो सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं। दिस प्रिंट ऑफ सीरीज शोज़ द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका ऑफ ऑल एजेस, ऑल सोशल क्लासेस, यानी सभी उम्र के, सभी सामाजिक क्लासेस के, सोशल क्लासेस मतलब सामाजिक जो वर्ग होते हैं, जिसमें अमीर गरीब सभी लोग, मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी,
कि एक लंबी लाइन में कतार में सब लोग चले जा रहे हैं और अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी को। फ्रेडरिक सोरो, लाइक अदर आर्टिस्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन of 1848, personified liberty as a female figure. In the picture, she is shown as holding the torch of enlightenment in one hand and the Charter of the Rights of Man in the other hand. ये वही वाली बात है जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में मशाल है और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन है कि नागरिकों के अधिकारों का उनका संविधान है। फिर ये तीसरा पॉइंट, इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज आर शोन द शैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिम्बल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस, कि उसके सामने जो मैदान है रैली जुलूस के सामने, वहाँ पर ये सब अवशेष हैं। किनके अवशेष हैं? एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस के। एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब होता है कि वही राजशाही वाले, कि बिल्कुल तानाशाही या जो राजशाही होती है उस तरह के चीज़ों को एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर बोला गया है। फिर है, इन हिज आइडियल विजन द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर शोन एज ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस आइडेंटिफाइड थ्रू द फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम्स। और जो एक आइडियल विजन है इस पेंटर का, उसमें दुनिया के तमाम लोग और अपने अपने ग्रुप में, अलग अलग नेशन के, अलग अलग देशों के ग्रुप में चले आ रहे हैं और उनके पास अलग अलग झंडे हैं और उनकी अपनी राष्ट्रीय वेशभूषा में जो कपड़े जिस देश में पहने जाते हैं उस तरह के कपड़ों में वो दिख रहे हैं और अपने देश का झंडा लेके वो चले आ रहे हैं। नेशनल कॉस्ट्यूम्स ये लिखा हुआ है और ये डिस्टिंक्ट नेशन, ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस, अलग अलग देशों के ग्रुप बने हुए हैं, उनके पास उनके झंडे हैं और नेशनल कॉस्ट्यूम में वो अपने देश की एक पहने हुए हैं। फिर द लीडिंग द प्रोसेशन आर यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्ज़रलैंड which had by then in 1848 has become nation state, यानी कि इस जुलूस में सबसे आगे यूनाइटेड स्टेट और स्विट्ज़रलैंड है जो कि 1848 में ही नेशन स्टेट बन गए थे, एक देश बन गया था। दे आर फॉलोड बाय डिफरेंट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड लाइक फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया। सारे देशों के पीछे पीछे जो लोग चले आ रहे हैं ये उनके नाम लिखे हैं। फ्रॉम द हेवंस अबव द क्राइस्ट सेंट्स an angel gaze upon the scene symbolizing fraternity among the different nations of the world। ये ऊपर से जो जीसस क्राइस्ट, सेंट्स और एंजल्स ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हैं भाईचारे के लिए, और जो जितने भी ये देश इसमें दिख रहे हैं उनमें आपस में भाईचारा बना रहे इसके लिए। तो ये इधर का हो गया। फिर ये आगे का जो पार्ट है उसमें एक क्वेश्चन ये है कि हाउ हैज़ फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरो visualized his in his first print of the series of 4 prints his dream of a world made up of democratic and social republics। Explain। अभी एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि जो फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरो हैं उन्होंने अपने फर्स्ट प्रिंट में जो उनके 4 टोटल सीरीज़ थी 4 प्रिंट्स की, उसमें से जो पहला प्रिंट था उसमें से किस तरीके से उन्होंने एक ड्रीम, सपना एक देखा है, जो संकल्पना की है जो दुनिया, ऐसे देशों की दुनिया हो जहाँ पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हो। तो उन्होंने जो एक संकल्पना की है इस प्रिंट के थ्रू, कैसे की है, क्या शो करने की कोशिश की है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो जो ऊपर के प्रिंट पॉइंट्स थे वो लगभग उन्हीं को मिला के अपने ओन वर्ड्स में आप लोगों को ये आंसर तैयार करना है। इसमें थोड़ा सा अपनी आप इमेजिनेशन और उसका सहारा ले सकते हैं। एज इट इज़ कोशिश करिए कि ना लिखें और अपना कुछ बनाएं। फिर यहाँ पर ये एनरिच योरसेल्फ है और व्हाट इज़ अ नेशन, यहाँ पर ये तो फ्रेंच उसका वर्ड है और यहाँ पर इंग्लिश में इसका ये व्हाट इज़ अ नेशन, और इसका नेशन क्या होता है, एक राष्ट्र क्या होता है। तो राष्ट्र क्या होता है इसके बारे में फ्रेंच फिलोसोफर अर्नस्ट रेनन सजेस्टेड इन हिज लेक्चर, अपने लेक्चर में, अपने संबोधन में उन्होंने बताया कि अ नेशन इज़ द कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग पास्ट ऑफ एंडेवर, सेक्रीफाइस एंड डिवोशन, अ heroic past, great man glory, that is the social capital upon which one bases a national idea to have common glories in the past
to have a common will in the present, to have performed great deeds together, to wish to perform still more. These are the essential conditions of being a people. A nation is therefore a large scale solidarity. Its existence is a daily plebiscite. अब यहाँ पे काफ़ी सारे वर्ड्स ऐसे आए हैं जो कठिन हैं और इनको आप लोगों को अपनी वर्ड पावर बढ़ाने के लिए मार्क करना है और उनके मीनिंग ढूंढ के फिर इसका एक्सप्लेनेशन अपने वर्ड्स में करना है। ये आपका एक टास्क है। फिर आप लोग के एक्सप्लेनेशन के हिसाब से किसका सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन है, इस पूरे राष्ट्र किसको कहते हैं, नेशन किसको कहते हैं, ये आप लोग का पहला टास्क है इस लेसन के। एक तो ये हो गया, ये तो क्वेश्चन दिया ही हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी दिया हुआ है। लेकिन इस आंसर से आप क्या समझे, यहाँ तो आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है और यहाँ आंसर जो बताया हुआ है उसको समझाना है। ठीक है, तो ये आपके पहले जो टास्क हैं इसमें ये दो चीज़ें हैं कि जो आपको करना है, क्योंकि ये एसएसटी का जो लेसन है वो काफ़ी लेंदी होते हैं और इसमें कई टॉपिक्स आएंगे, तो पूरा पॉसिबल नहीं है कि एक लेसन एक ही बार में कंप्लीट हो। उसको डिटेल में लेने के लिए इसको टॉपिक वाइज लेंगे और हर टॉपिक में बीच बीच में इस तरह के टास्क आपको मिलेंगे। बाद में जो असेसमेंट के लिए वहाँ पर क्वेश्चन आंसर वो सब कुछ MCQs वगैरह दिए हुए हैं वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन बीच बीच में ये आपको करना है। चलिए, तो अब इसके बाद का ये जो दिया हुआ है यहाँ पर, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। अब यहाँ पर ये दिया हुआ है, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन in 1789. French was under the rule of absolute monarch in 1789. तो जो फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म का मतलब ये है कि जो राष्ट्रवाद का पहला एक तरीके से आभास हुआ या आभास कराया लोगों ने, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से फ्रेंच लोगों ने, फ्रांस के लोगों ने कराया। कहाँ कब कराया? ये 1789 में, 1789 में। फ्रांस वॉज अंडर द रूल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्क इन 1789। उस समय फ्रांस क्या था? एब्सोल्यूट मोनार्क, मतलब एक तरीके से राजतंत्र, राजशाही वहाँ पर चलती थी, राजा का रूल चलता था। तो ये वहाँ पर उस समय था। अब इसके बाद फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity amongst the French people। यहाँ पर ये identify है लेकिन ये मिसप्रिंट है, identity होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें ये यहाँ पर बताया है कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बिल्कुल शुरुआत से जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे, फ्रांस के जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने कुछ इस तरह की उदाहरण दिए, इस तरह की व्यवस्थाएं, तरीके निकाले कि जिससे एक कलेक्टिव आइडेंटिटी का मतलब एक सेंस, एक भावना उनमें जागे। किसमें? फ्रांस के लोगों में। कलेक्टिव आइडेंटिटी का मतलब है कि सामूहिक एक पहचान, मतलब एक पूरे ग्रुप की एक पहचान, पूरे लोगों की, उस इलाके के, उस देश के, कंट्री के पूरे, उनको ये लगे कि ये जो पहचान की बातें या जो चीज़ें, इशू, जैसे उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनकी हिस्ट्री, ये सब चीज़ें फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज़ ने ऊपर उठाई, उनको बताया कि देखो तुम्हारा ये चीज़ें सेम हैं, तुम्हारे अंदर ये चीज़ें सेम है, ये ऐसा तुम्हारा कल्चर सेम है, तुम्हारा रहन सहन है। तो मतलब उनके अंदर एक ऐसी भावना जगाई कि उनको सभी की वो चीज़ नज़र आए, मतलब कुछ लोगों की एक आइडेंटिटी, कुछ लोगों की दूसरी आइडेंटिटी ऐसा ना लगे। कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने बताई जो सब में कॉमन थी। क्योंकि देखिए वैसे क्या होता है कि कोई भी एक जो लोग होते हैं, बहुत सारे लोग कहीं अगर किसी सिटी में रहते हैं, कहीं जगह पे रहते हैं, तो वैसे तो उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, कोई देखने में किसी अलग तरह का होता है, किसी की लिटरेसी अलग होती है, पढ़ा लिखा अलग होता है। कुछ हमारे यहाँ तो इंडिया में बहुत जातियाँ भी अलग अलग हैं, तो लेकिन उनके काम करने के तरीके से यहाँ भी जातियाँ तभी बनी कि जो जैसा काम करता था उसी की जाति वैसी बन गई।
तो वो जातियाँ भी अलग अलग रहीं। तो अब इस तरह से डिफरेंसेस तो बहुत होते हैं, लेकिन कलेक्टिव आइडेंटिटी की बात जब करेंगे तो हम ऐसी चीज़ों की बात करेंगे जो सभी में पाई जाएँ, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा हो, लिखा हो, जैसा भी हो। लेकिन आइडेंटिटी जो उनका एक तरीके से रिलीजियस बिलीफ हो सकते हैं, कल्चर हो सकता है, पहनावा हो सकता है, खान पान हो सकता है, ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल एक जैसी हों। फिर द आइडियाज़ ऑफ ला पात्री, द फादरलैंड, द ली सिटोयन, द सिटीजन emphasized the nation of a united community enjoying equal rights under a constitution। अब ये जो ला पात्री और ली सिटोयन, ये जो वर्ड हैं, ये फ्रेंच वर्ड हैं। इनका मतलब यहाँ पर ये लिखा हुआ है द फादरलैंड और द सिटीज़न, कि जिस तरह से आपको पता ही है कि हम अपने देश में अपने देश को क्या मानते हैं, भारत माता मानते हैं। इसी तरह से फ्रेंच में उसको बोला जाता है ला पात्री। हम भारत माता बोलते हैं, वो ये बोलते हैं, और वहाँ पर हम माता कहते हैं, वो उसको पिता मानते हैं, द फादरलैंड। और ली सिटीजन मतलब यहाँ के नागरिक, और वहाँ सिटीज़न को द सिटीज़न। तो ये जो इन दोनों चीज़ों को, जो भावनाओं को जो ऊपर उठाया कि भाई एक देश हमारा ये फादरलैंड है, जैसे हम लोग के हमारी देश हमारी माता है, और हम लोग सभी उसके जो सिटीज़न हैं वो एक तरीके से उसके पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, सब हैं। एम्फेसाइज द नेशन ऑफ ए यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉयिंग इक्वल राइट्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें एक विचार तो ये था कि एक देश है, वो हमारा माता कह लो, पिता कह लो, और हम सब उसके बच्चे हैं, और उसमें जो लोग रहेंगे उनको सबको एम्फेसाइज्ड का मतलब ज़ोर डालना, कि मतलब एक विचार ये था कि एक ऐसे देश के ऊपर उन्होंने जोर डाला, नेशन के ऊपर, ये नेशन बनाने के ऊपर एम्फेसाइज़ किया, जोर डाला कि जिसमें यूनाइटेड कम्युनिटी हो, यानी कि बिल्कुल एक हो पूरा समुदाय, उसमें कोई डिफरेंसेस, भेदभाव, बंटवारा ना हो, कि जिससे कि लोग एक दूसरे से दूर हटें और उनमें कुछ ऐसा फीलिंग आ जाए कि नहीं, ये हम तो अलग हैं और ये अलग हैं, ऐसा नहीं हो। तो ऐसा विचार उसमें आया कि भाई ऐसा एक देश होना चाहिए जिसमें कि पूरी कम्युनिटी यूनाइटेड होना चाहिए, उसमें कोई डिफरेंसेस के चांस नहीं होना चाहिए, और एंजॉइंग इक्वल राइट्स, यानी कि बराबर के अधिकार मिलना चाहिए अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान के तहत नियम पूरे होना चाहिए और सबके लिए नियम वो बराबर होना चाहिए। फिर एक इसका दूसरा पॉइंट ये था कि अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राइकलर वाज चोजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड, कि एक उन्होंने नया झंडा फ्रेंच फ्लैग बनाया, फ्रांस का एक नया झंडा 3 कलर को मिला के बनाया, और उसको पुराने जो शाही झंडे वंडे होते थे उनको बदल के और ये वाला कर दिया। द एस्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। एस्टेट जनरल्स कौन होते थे? जैसे कि उस समय के जो राजा महाराजाओं का शासन चलता था, तो राजा महाराजा चूँकि बहुत बड़ी जगह के राजा हुआ करते थे, तो एक बड़े देश के एक बड़ी इलाके को संभालना एक राजा के लिए अकेला कैसे संभालेगा, तो वो क्या करता था, अपने देश के, अपने उसके इलाके के कई हिस्से करके जागीरों में बांट के, और जागीरदार जिनको कह सकते हैं, जागीरदार बनाए जाते थे। तो उनको अलग अलग हिस्सों की जिम्मेदारी दी जाती थी, जिसमें कि वो उसका पूरा कंट्रोल करते थे। वहाँ से टैक्स, जिसको लगान बोलते हैं, ये सब लेके और इधर राजा के खजाने में जमा कराना, और उसके बदले में वो एक तरीके से उस इलाके के वही राजा माने जाते थे। जैसे अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि यहाँ पर इंडिया में केंद्र की सरकार होती है, जो प्रधानमंत्री होता है, और फिर स्टेट्स होते हैं, यूपी हो गया, एमपी हो गया, तो इनके चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। तो इसी तरीके से पुराने ज़माने में राजा और जागीरदार होते थे। तो यहाँ पर उन जागीरदारों को मिला के लोगों ने, बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स, वहाँ लोगों का जो जागरूक लोग थे, उन सब ने मिल के उन जागीरदारों को, जितने भी जागीरदार थे, उनको मिला के एक नेशनल असेंबली बना दी। जैसे कि हमारे यहाँ संसद होती है, जिसमें सारे सांसद लोग होते हैं,
तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो राजाओं के बनाए हुए जागीरदार थे, उन्हीं जागीरदारों को सांसदों जैसा एक दर्जा देके, ताकि वो लोगों के, चूँकि उनको आदत थी, उनको पता था कि कहाँ पे क्या है, लोगों का कोई प्रॉब्लम है उसे कैसे सॉल्व करना है, तो एकदम से क्रांति होने के बाद बिल्कुल नए लोगों के हाथ में पूरा अगर अरेंजमेंट दो तो उससे हो सकता है कि दिक्कतें आना शुरू हो जाएं। तो इस तरह की व्यवस्था की गई कि जो पुराने लोग थे उन्हीं को वो पावर दे के और एक नेशनल असेंबली बना दी गई। फिर इसके बाद यहाँ पे आ रहा है दूसरा पॉइंट्स क्या है यहाँ पे कि न्यू हिम्स वर कंपोज्ड, ओथ टेकन एंड मार्टर्स कमेमोरेटेड, ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन। के जो नए नए मतलब हिम्स का मतलब होता है भजन टाइप के कह लो, भक्ति गीत, चाहे वो राष्ट्रभक्ति हो या कोई देवी देवताओं की भक्ति हो, लेकिन उन्होंने मतलब एक नए इस तरह के भजन तैयार किए जो नेशन की स्तुति करें। जैसे हमारे यहाँ हमने देखे होंगे बहुत से राष्ट्रगान या एक नेशनल एंथम तो अलग चीज़ हो गई, लेकिन बहुत सारे देशभक्ति गीत जो होते हैं उस तरह की चीज़ें। और जो मार्टर्स थे, शहीद थे, उनको सम्मानित किया गया, याद किया गया। और ओथ का मतलब शपथें ली गई अपने देश के लिए, जो भी उसके वेलफेयर, उसकी भलाई के लिए। फिर a centralized administrative system was put in place and it formulated uniform laws for all citizens within its territory। फिर एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया, शासन का एक सिस्टम बनाया गया, और वहाँ उस जगह रहने वाले लोगों के लिए बिल्कुल एक जैसे नियम बनाए गए। और वो जो है सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, वो उसका काम ये था कि वो जो लॉज सबके लिए बनाए गए हैं उनके हिसाब से वहाँ का राजकाज चलाए। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ एंड ड्यूज़ वर एबॉलिश्ड एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स। ये इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ एंड ड्यूज़ वर एबॉलिश्ड एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वाज अडॉप्टेड। अब इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ क्या है कि मतलब जैसे एक बड़ा कोई देश है तो उसमें राज्य होते हैं, फिर शहर होते हैं, तो अब एक शहर से दूसरे शहर में जाने का टैक्स ना लगे। पहले जब राजशाही थी तो वैसा भी होता था कि एक जागीरदार है, दूसरा जागीरदार है, तो कुछ इंटरनल टैक्सेस रहते होंगे, उनको उन्होंने ख़त्म कर दिया कि नहीं, एक पूरा जो जगह है, एक पूरा कंट्री है, तो उसमें अंदर ही अंदर जाने में कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए, इस तरह से। और जो ड्यूज़ वगैरह थे कि उन टैक्सेस की वजह से जो पहले से ही लोगों के ऊपर ड्यूज़ हो गए थे कि भाई इनसे इतना लेना है, टैक्स बकाया है, वो सब माफ़ कर दिया गया। और यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वर अडॉप्टेड, कि नाप तौल की जो व्यवस्था थी वो बिल्कुल एक जैसी कर दी गई। क्योंकि पुराने टाइम में क्या होता था कि अलग अलग इलाक़ों में अलग अलग तौर तरीके होते थे बिज़नेस के। उन्होंने कहा कि भाई हम तो किलो के हिसाब से देंगे, किसी ने कहा कि हम तो गिनती के हिसाब से देंगे, दर्जन के हिसाब से देंगे, किसी ने कुछ अपना तरीका अपनाया हुआ था। किसी ने, अब जैसे वज़न में भी अलग अलग चलता है, पाउंड चलता है किलोग्राम चलता है, और हम देसी उसमें कहें तो किलो और सेर, ये सब चलते हैं। तो इनका अलग अलग वज़न होता है। कोई अगर दूसरे हिसाब से बेच रहा है, कोई दूसरे हिसाब से बेच रहा है, तो पता है कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो वो सारे सिस्टम ख़त्म करके एक ही सिस्टम वहाँ पर लाया गया। फिर है रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच एज इट वाज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। तो रीजनल डायलेक्ट्स का मतलब क्या हुआ? रीजन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर इलाका। जैसे बुंदेलखंड में हम रहते हैं तो बुंदेलखंड एक रीजन है, उत्तर प्रदेश राज्य का एक रीजन है, एक क्षेत्र है। तो रीजन की एक अपनी एक बोली होती है, जैसे बुंदेलखंडी बोली है। तो पूरे प्रदेश में अलग अलग रीजन्स हैं। एक अवध का रीजन है, एक जो है वेस्ट उत्तर प्रदेश, ईस्ट उत्तर प्रदेश, उत्तराई के क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, इस तरह से कई अलग अलग रीजन होते हैं और हर अलग अलग रीजन में अलग अलग बोली होती है। बुंदेलखंड की बोली अलग है और कानपुर साइड की बोली अलग है, लखनऊ साइड अलग है, बांदा अलग है, इस तरह से
अलग अलग रीजन में अलग अलग बोली बोली जाती है। तो इन बोलियों को डिस्करेज किया गया, मतलब इनके लिए कहा गया कि इनको छोड़िए, और फ्रेंच जो भाषा थी वो जो कि पेरिस में बोली जाती थी। अब फ्रांस की राजधानी पेरिस बनी, तो पेरिस जो कि एक बहुत ही डेवलप्ड शहर है, उस वक्त भी डेवलप्ड था, तो जो सबसे डेवलप्ड जगह पे जो चीज़ अपनाई जाती थी उसी को माना गया कि ये बोली जाएगी फ्रेंच भाषा, और उसी को राष्ट्र की भाषा बनाया गया। फिर ये है आपका कि when the news of the events in France reached the different cities of Europe, students and other members of educated middle classes began setting up Jacobin clubs. अब यहाँ क्या है कि when the news of the events in France reached the different cities of Europe, students and other members of educated middle class began to setting up Jacobin clubs. Jacobin, अब इसमें क्या था कि जब ये इनकी फ्रांस में जो हो रहा था, फ्रांस में जो हुआ, जब इसकी खबर यूरोप की डिफरेंट सिटीज़ में पहुंची, तो जो स्टूडेंट्स थे और मेंबर्स थे एजुकेटेड मिडिल क्लास, यानी कि जो पढ़ी लिखी मिडिल क्लास थी, तो उन्होंने फिर ये जैकोबिन क्लब्स का मतलब ये हो गया कि एक तरीके से जो उग्रवादी कह सकते हैं, या अपनी जैसे किसी चीज़ को मनवाने के लिए थोड़ा सा कट्टर अपना लें, जो हिंसा भी थोड़ी बहुत करने से उन्हें कोई दिक्कत ना हो, ऐसे लोगों को ये जैकोबिन एक्टिविस्ट या हम उग्रवादी कह सकते हैं। तो ऐसे लोग वो भी सामने आने लगे, संगठन ऐसे बनने लगे। Their activities and campaigns prepared the way for the French armies which moved into Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy in the 1790 कि ऐसे ये जैकोबिन क्लब्स बने, उग्रवादी संगठन बने, तो उनकी जो एक्टिविटीज़ और कैंपेन जो अभियान चलाए, और उनकी जो एक्टिविटीज़ थी, जो कैंपेन्स थे, यानी कि जो उनकी गतिविधियाँ और जो अभियान चलाए, उन्होंने फ्रेंच आर्मीज़ के लिए एक रास्ता तैयार कर दिया कि वो हॉलैंड, बेल्जियम और इस तरफ को बढ़ गए। विद द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशनरी वॉर्स द फ्रेंच आर्मीज बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। तो जो क्रांतिकारी लड़ाइयाँ हुई, क्रांतिकारियों से जो ये फ्रेंच के क्रांतिकारी थे, इन्होंने फ्रेंच के ऊपर पहले वो लाया नेशनलिज्म, फिर उनकी जो लड़ाइयाँ चली, तो उन लड़ाइयों के बल पे वो जीतते गए और अपने उस विचार को, राष्ट्रवाद के विचार को दूर दूर तक ले जाने लगे, फ्रांस के बाहर ले जाने लगे, दूसरी कंट्रीज़ में भी पहुंच गया वो। फिर इसके बाद है यहाँ पर सिविल कोड ऑफ 1804 नेपोलियनिक कोड। तो यहाँ पर ये है कि with the wide swathe of territory that came under Napoleon's control, destroyed democracy and returned monarch in France, but in the administrative field he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more national. अब ये यहाँ से यहाँ तक में जो ये बात आप समझेंगे, यहाँ तक ये जो लिखा हुआ है कि जो नेपोलियन था, एक्चुअली हुआ ये था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद जो फ्रेंच में जो नेशनलिज़म आया, तो उसमें इसकी बहुत बड़ी भूमिका थी नेपोलियन की, क्योंकि वो नेपोलियन जो था वो फ्रेंच आर्मी का एक कमांडर था, और धीरे धीरे उसकी ताकत इतनी बढ़ती गई कि एक टाइम पे आने के बाद उसने 1790 के आसपास विद्रोह करके और वो खुद पूरा इंचार्ज बन गया, एक तरीके से तख्ता पलट उसने करके, और पूरी जो सत्ता की बागडोर थी वो अपने हाथ में ले ली थी। वहाँ से फिर उसने जो राज चलाना अपना शुरू किया फ्रांस के ऊपर और बाकी जगहों के ऊपर, तो उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि वैसे तो क्या था कि जो फ्रेंच आर्मीज़ ने जो किया,
यानी वहाँ से राजशाही ख़त्म की फ्रांस से। तो राजशाही क्या होती है कि राजशाही एक किसी का राज ख़त्म करके जैसे एक पर्सन है उसका जो ये पूरा वो ख़त्म करके और बहुत सारे लोगों का रूल आ जाए, ये किया गया था जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, इससे इस पे पहुँचे थे हम। लेकिन इन्हीं में से एक वो था नेपोलियन, जो कि पहले तो भर्ती हुआ एक आर्मी में, उसके नाते फिर कमांडर बना, काफ़ी ताकतवर हुआ और फिर इतना ताकतवर हुआ कि उसने पूरी बागडोर अपने हाथ में ले ली। यानी कि वो फिर से क्या हुआ, एक आदमी के पास ताकत आ गई। यानी यहाँ से राजशाही ख़त्म करी, इस पे आए, लेकिन फिर ये यहाँ से इस पे आ गए, नेपोलियन पे। तो अब इधर पर ये बताया जा रहा है कि विद द वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरी, जो नेपोलियन के अंडर एक बहुत चौड़ी पट्टी आती थी, बहुत मतलब एक पट्टी कह लो कि उस लाइन में बहुत सारे कंट्रीज़ आते थे। तो उसमें उसने क्या किया कि डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये जिस तरीके से यहाँ पर ये बताया गया कि ये उसने डेमोक्रेसी ख़त्म करके एक तरीके से मोनार्क यानी राजशाही फिर से फ्रांस में ले आया वो। और लेकिन उसने ये जो अच्छा करा था वो ये था कि एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में उसने बहुत ऐसे क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स यानी क्रांतिकारी कुछ सिद्धांत ऐसे वो लाया था इन ऑर्डर टू मेक होल सिस्टम मोर नेशनल। तो उसका क्या था कि वो सत्ता जो उसने अपने हाथ में ली, अब कोई ये कह सकता है कि लोगों ने उसको अपोज़ क्यों नहीं किया, उसका विरोध क्यों नहीं किया, कि जब राजशाही बुरी चीज़ समझ में आई लोगों को, उधर से ख़त्म होके जब ये राजशाही उनको बुरी लग रही थी, यहाँ से ख़त्म करके इस पे आए, लोकतांत्रिक उस पे व्यवस्था पे आए, लोकतंत्र पे आए, तो फिर दोबारा इधर क्यों आ गए, लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया। तो वो इसलिए नहीं किया कि वो इतना ताकतवर था और लोग उसको सक्षम मानते थे। होता क्या है कि जब कोई ताकतवर ऐसा राज करने वाला मिलता है तो लोग उसके ऊपर ये सोचते हैं, भरोसा करते हैं कि भाई ये अपनी ताकत के दम पे, चूँकि सब लोग इसकी बात मानते हैं कि काफ़ी ताकतवर है, तो ये सुधार भी करेगा। और अगर कोई अपने मुंह से बोल रहा है कि मैं ये सुधार करूँगा, वो सुधार करूँगा, तो लोग उसकी बात पे फिर यकीन करते हैं। तो उस यकीन की वजह से लोगों ने उसको बीच में मतलब उसके विरोध नहीं किया और उसको पूरा सपोर्ट किया। और उसने कुछ ऐसे काम भी किए एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में, कुछ सुधार काफ़ी किए उसने, टू मेक द होल सिस्टम मोर नेशनल, कि पूरी व्यवस्था को एक बिल्कुल राष्ट्र के लिए अच्छा बनाने के लिए, समर्पित बनाने के लिए उसने कुछ अच्छे काम किए। द सिविल कोड ऑफ 1804 यूजुअली नोन एज द नेपोलियन कोड, उसने ये कोड बनाया, मतलब कोड का मतलब ये है कि नियम बनाए सबके लिए, एक जैसे नियम बनाए, जिसको नेपोलियनिक कोड बोला जाता है। द कोड रिमूव्ड ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, एस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर लॉ and secured the right of property, simplified administrative divisions, abolished the feudal system, and freed peasants from serfdom and manorial dues. Guild system was removed and the transport and communication system improved. अब ये इतनी चीज़ें जो यहाँ पर बताई जा रही हैं, उसमें क्या किया उसने कि जो सिविल कोड बनाया, ये है जो सिविल कोड ऑफ 1804, तो ये सिविल कोड बनाया, सबके लिए समान कानून। फिर इसके बाद इस कानून के अंदर उसने क्या कानून बनाए थे कोड में, कि उसने जन्म के आधार पर किसी भी तरह की सुविधाओं को ख़त्म कर दिया था, कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बड़े ख़ानदान में, ऊंचे ख़ानदान में, या पुराने राजे महाराजा जो रह चुके हैं उनके ख़ानदान में अगर कोई पैदा हो गया तो उसको कुछ विशेष सुविधा मिल जाएगी। ये सिस्टम उसने ख़त्म किया, ठीक है। और इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा ये नहीं कि किसी के लिए कानून अलग, किसी के लिए अलग, एक क्राइम किया तो किसी को सज़ा अलग, दूसरे को अलग, ये सब नहीं, एक क्राइम एक सज़ा और सबके लिए बराबर, ये उसने किया। सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, कि भाई ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी
रखने का अधिकार सबको नहीं होगा, या जो पुराने जागीरदार या बड़े सेठ वगैरह रहे हैं, ऊंची जाति के लोग रहे, वही प्रॉपर्टी रखेंगे, ये सब नहीं, कोई भी रख सकता है। आसान कर दिए लॉज। और एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल का मतलब सामंतशाही जो होती थी, कि पुराने ज़माने में जैसे होता था कि एक किसी गांव या उसमें कस्बे में ज़मींदार है और उसके अंडर में बहुत से लोग काम कर रहे हैं, और वो जो काम कर रहे हैं वो एक तरीके से उसके बंधुआ हैं, और ये सारा जो सिस्टम रहता था वो उसने ख़त्म कर दिया था। एंड फ्रीड पेजेंट्स फ्रॉम सर्वडम एंड मेनोरियल ड्यूज़, यानी कि जो पीजेंट्स यानी जो किसान थे, किसानों को उसने कर्ज से, या इस तरह के जो ये फ्यूडल, ये सामंती लोग जो हुआ करते थे, ज़मींदार लोग, वो कर्ज लाद देते थे कि एक बार उनको पैसा दिया, फिर इतना कर्ज में लाद दिया, फिर बढ़ा के वो फिर उनका शोषण होता था कि अब तुम, फिर अपने हिसाब से वो करते थे। और वो जो ड्यूटीज़ वगैरह रहती थी कि कोई कर्ज़ लिया उन्होंने, कर्ज़ देने के बाद उसके ऊपर उनके ऊपर बढ़ता गया, तो वो सारे कर्ज वर्ज सब माफ़ कर दिए थे। गिल्ड सिस्टम वॉज रिमूव्ड एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव्ड। गिल्ड का मतलब ये है कि जो संघ या ग्रुप या एक जैसे यूनिटी बन जाती है। जैसे हम ये कह सकते हैं यहाँ पर, जैसे हम सुनते हैं व्यापार मंडल सुनते हैं हम, तो व्यापार मंडल क्या होता है कि भाई जो व्यापारी लोग हैं उन्होंने अपना एक वो बना रखा है, एसोसिएशन टाइप की। फिर वो क्या होता है कि जैसे अगर उनको कोई चीज़, जैसे भी कोई चीज़ बेचना है, कुछ बनाना है, यहाँ पर ये ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की बात हो रही है, तो सपोज़ करो कि माल एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, जो ट्रांसपोर्टर हैं उनका एक संगठन अलग हो गया, या जो किराने का सामान बेचते हैं उनका अलग हो गया, और वो अपनी मनमानी करें या अपने मनमाने किसी चीज़ के रेट रख दें। जैसा हम तो सामान अगर लेके जाएंगे यहाँ से वहाँ, एक शहर से दूसरे शहर, तो हम तो इतना लेंगे, और चाहे उसमें लागत कम आ रही हो, लेकिन वो अगर उनकी गिल्ड ने, यहाँ पे ये संघ जो बात हो रही है कि उनके अगर संघ ने तय कर दिया कि भाई इतना लेंगे, तो वो फिर लेते थे। तो ये जो संघ वाला सिस्टम था, ये यूनिटी वाला, ये इस तरह का, ये उसने नेपोलियन ने ख़त्म कर दिया था। तो ये सारे वो अच्छे काम थे जो नेपोलियन ने किए थे, बावजूद इसके कि उसने क्या किया था कि जो राजशाही से उभर के, राजशाही को ख़त्म करके जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन जो जिस चीज़ के लिए पहचाना गया, वो काहे के लिए पहचाना गया था कि राजशाही को ख़त्म करके और लोकतांत्रिक व्यवस्था लाए। और लेकिन उसने क्या किया नेपोलियन ने कि उसको फिर से दोबारा एक तरीके से मोनार्की में तब्दील कर दिया। मोनार्की का मतलब राजशाही, एक पर्सन का राज, और वो खुद उसका हेड बन गया, खुद ही अपना जो है वो करने लगा कि हम जैसा चाहेंगे वैसा होगा। तो ये कुछ अच्छे कामों के बावजूद एक गलत जो चीज़ हुई थी कि वो उसने फिर से डिक्टेटरशिप जैसी, तानाशाही जैसी वो कर दी थी। फिर अब यहाँ पर इसका, इसी टॉपिक का ये कुछ आखिरी का पार्ट है, जहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ तक तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। फिर ये है कि बट द इनिशियल इंथुजियाज्म, ये है, बट द इनिशियल इंथुजियाज्म सून टर्न टू हॉस्टिलिटी as it became clear that the new administrative increased taxation censorship, forced conscription. The French armies required to conquer the rest of Europe all seemed to advantage to the administrative changes. अब हुआ क्या कि शुरू में इनिशियल इंथुजियाज्म का मतलब होता है जोश, इनिशियल का मतलब शुरुआती,
तो जो शुरुआती जोश था नेपोलियन के राजकाज को लेके कि लोग ये सोच रहे थे कि भाई एक ऐसा हमारे ऊपर आदमी मिल गया है जो बहुत ताकतवर है, जो किसी और उस टाइम पे नेपोलियन के बारे में ये माना जाता था कि वो अजय है, उसको कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि उसने जिस तरीके से आर्मी को संगठित करके और आर्मी की ताकत को बढ़ा के और जहाँ जहाँ वो गया, जहाँ जहाँ उसने लड़ाई लड़ी, कोई इसको हरा नहीं पा रहा था। तो जब उसका ये कद देखा भाई एक इतना ताकतवर, इतना पावरफुल, तो उसके अंडर में हर कोई ये चाहेगा कि हमारा तो वही राजा है, हमारे ऊपर जो यार राज करे वो ऐसा हो कि पूरी दुनिया में उसका डंका पिटे, सब लोग उसको वो करें। लेकिन इससे एक नुकसान ये होता है कि जो पर्सन जिसको हम इतना ऊपर अपने सर आँखों पे बिठा रहे हैं, ताकतवर समझ रहे हैं, तो फिर एक टाइम के बाद उसका भी दिमाग घूम जाता है ताकत के नशे में और वो गलत डिसीजंस ले सकता है। तो इधर क्या हुआ कि इधर ये हुआ कि जब जो शुरुआती जोश था लोगों का वो धीरे धीरे काय में हॉस्टिलिटी में टर्न हो गया, विद्वेष में टर्न हो गया, दुर्भावना कड़वाहट में बदल गया कि एज इट बिकेम क्लियर। क्यों? क्योंकि ये साफ़ हो चुका था कि द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन इंक्रीज टैक्सेशन, कि जो नई शासन व्यवस्था थी उसमें क्या हुआ कि टैक्स बढ़ गए काफ़ी। सेंसरशिप का मतलब हो गया कि भाई हर चीज़ पे निगरानी, हर चीज़ पे तुम्हें परमिशन लेना होगी तब तुम कर पाओगे। फोर्स कंस्क्रिप्शन का मतलब ये हो गया कि फोर्स का मतलब ज़बरदस्ती वाला, मजबूर करके। कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब है आर्मी में भर्ती होना और सेवाएं देना। ये ज़रूरी था फ्रांस के लोगों के लिए नेपोलियन के टाइम में। उसने ये रूल बनाया कि हर किसी को सेना में भर्ती होके और अपनी सेवा देनी पड़ेगी, युद्ध में जाना पड़ेगा। अब जो भी उसने तय किया हो कि कितनी टाइम तक या कितनी बार युद्ध में जाना पड़ेगा वो एक अलग बात है, लेकिन कंपलसरी है कि ज़रूरत पड़ने पे आपको आर्मी में जाना पड़ेगा। अब ये कुछ चीज़ें ऐसी रहीं। इनटू द फ्रेंच आर्मी रिक्वायर्ड टू कॉन्कर द। अब चूँकि फ्रेंच आर्मी का क्या था कि उसने फिर धीरे धीरे जो फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ, जिस तरह से फ्रांस में राजशाही ख़त्म हुई, तो नेपोलियन का क्या था, उसने ताकत बढ़ाई और फिर पूरा चार्ज अपने हाथ में ले लिया, सत्ता अपने हाथ में ले ली फ्रांस की। और फिर उससे फिर उसकी महत्वाकांक्षा या अपनी जो अपने ऊपर उम्मीद थी वो इतनी बढ़ गई कि टू कॉन्कर द रेस्ट ऑफ द यूरोप, तो बाकी बचे हुए यूरोप को भी वो जीतना चाहता था। ये उसके दिमाग में बैठ गया था। तो उस ताकत के नशे में और उस चीज़ में फिर वो कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि जो जनता के लिए गलत हो जाती हैं। ताकत के जब एक ताकतवर राजा, एक ताकतवर शासक हो जाता है तो जनता तो उसको सर आँखों पे ढाल लेती है, लेकिन उसके हाथ से फिर वो ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाता है और कुछ चीज़ें उसके हाथ से गलत होना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर हुआ। फिर वो ऐसे डिसीजन लेता है, उसको ये लगता है कि मैं तो जनता की भलाई के लिए ही कर रहा हूँ, लेकिन वो ये नहीं देखता, ये भूल जाता है कि जनता को उससे तकलीफ़ हो रही कि नहीं। और शुरू में जनता भी कुछ नहीं बोलती है, जनता को भी ये लगता है कि हाँ भाई हमारे भले के लिए काम हो रहा है तो चलो थोड़ी बहुत तकलीफ़ हम झेल लेते हैं। लेकिन वो होते होते फिर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जनता भी परेशान हो जाती है, उकता जाती है। तो यहाँ पर यही हुआ कि ऑल सीम टू एडवांटेज टू द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, कि ये सारे जो चेंजेस हुए थे ये उसको फ़ायदा पहुँचाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को, ताकि वो उसकी ताकत बढ़े और वो बाकी के यूरोप में भी जाके अपनी जीत हासिल कर सके। तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक पूरा हो गया है और अगला जो टॉपिक लेंगे नेक्स्ट में वो यही आएगा। ये वाला टॉपिक अब अगले वीडियो में लिया जाएगा, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। नेक्स्ट वीडियो पे फिर दोबारा मिलते हैं। जब तक के लिए आपको ये जो 2 टास्क दिए गए हैं इस पे आप लोग अपना काम करिए।